स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में, जहाँ पे हम आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपका कंस्ट्रक्शन में लाखों रुपए बचा सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कौन से मटेरियल आपने यूज करना चाहिए अगर आप एक घर कंस्ट्रक्ट करने वाले हो। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। 2025 में कौन से हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेस करना चाहिए मार्केट में, जिसके बदौलत आपका घर एक अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो और बेहतर मजबूती के साथ कंस्ट्रक्ट हो। हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूज किया जाता है। हर किसी को ये मटेरियल के बारे में पता होना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी में हर कोई एक ही बार अपना मकान कंस्ट्रक्ट करता है और उसे उसी टाइम वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। करके आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से पूरा इन्फॉर्मेशन ये आज मैं देने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीमेंट, सैंड, स्टील, एग्रीगेट, ब्रिक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स, ऐसे सभी मटेरियल्स के बारे में मैं आपको आईएस कोड के और साइज के और ग्रेड के हिसाब से सब कुछ इन्फॉर्मेशन ये देने वाला हूँ। अगर आप खुद से मटेरियल परचेस करना चाहते हो, या फिर आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, या फिर एक आप सिविल इंजीनियर हो, तो ये वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आईएस कोड के हिसाब से कैसा मटेरियल मार्केट में से परचेस करना चाहिए, ताकि आप फेक मटेरियल परचेस करने से बच सको और अपने लाखों रुपए ये बचा सको। सबसे पहला हमारा जो मटेरियल होता है वो होता है सीमेंट। सीमेंट के अलावा हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर इमेजिन भी नहीं कर सकते। सीमेंट के कारण ही हम आज इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, मेगा स्ट्रक्चर्स, डैम्स, ब्रिजेस, हाईवेज ये बना सकते हैं, और उनकी बदौलत ही आज ये मुमकिन हुआ है। बहुत अलग अलग टाइप के सीमेंट आज मार्केट में मिलते हैं, पर घर कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा सीमेंट आपने यूज करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सीमेंट में ओपीसी, पीपीसी और पीएससी ये 3 प्रकार के जो ग्रेड रहते हैं सीमेंट के, ये हम घर कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं पीपीसी, जिसे हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट भी कहते हैं, और उसका आईएस कोड जो होता है वो 1489 होता है। आप जब भी सीमेंट परचेस करने के लिए मार्केट में जाइए तो 3 चीजों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो होता है आईएसआई मार्क। सीमेंट के बैग पर आईएसआई मार्क होना चाहिए और उस पे 1489 ये नंबर लिखा होना चाहिए। दूसरा नंबर, आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करना है, और तीसरा आपको चेक करना है कि सीमेंट ये 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो 3 महीने से ज्यादा पुराना सीमेंट रहा तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है और आपका घर और आपका कंस्ट्रक्शन का काम ये खराब हो सकता है। तो ये 3 चीजें आपको चेक करना ही है, और तभी आपको सीमेंट ये परचेस करना है। हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाता है सैंड। हमारे पास मार्केट में 2 तरीके के सैंड अवेलेबल है। सबसे पहला सैंड जो होता है वो होता है हमारा एम सैंड। सेकंड टाइप ऑफ जो सैंड होता है वो होता है हमारा रिवर सैंड। तो सबसे पहले हम रिवर सैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम एम सैंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रिवर सैंड में 2 तरीके के सैंड होते हैं। सबसे पहले जो सैंड होता है वो होता है ब्लैक रिवर सैंड और येलो रिवर सैंड। जनरली देखा ये गया है ब्लैक रिवर सैंड हमेशा कंक्रीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए। जैसे आपका फुटिंग हो गया, स्लैब हो गया, बीम कॉलम हो गए, पीसीसी बेड हो गया, इस तरीके के एलिमेंट्स के कंक्रीटिंग के लिए हम ब्लैक रिवर सैंड यूज करते हैं। जब भी हम ब्लैक रिवर सैंड यूज करते हैं तब हमें एक बार चेक करके लेना चाहिए कि उसमें सिल्ट का प्रमाण है या नहीं है, उसमें मट्टी मिक्स है या नहीं है। अगर उसमें थोड़ी सी भी मट्टी रही तो वो आपके स्ट्रक्चर को वीक कर देती है और आपके स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ ये कम हो जाता है। सेकंड टाइप हमारा होता है येलो सैंड। येलो सैंड जनरली कंस्ट्रक्शन में कंक्रीटिंग पर्पस के लिए यूज किया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे कंक्रीटिंग का स्ट्रेंथ ये कम हो जाता है और आपका स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। दरअसल आप कंक्रीटिंग में यूज ना करते हुए उसे प्लास्टरिंग में यूज कर सकते हो, क्योंकि उसका प्लास्टर फिनिश बहुत अच्छी तरीके से आता है। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे एम सैंड के बारे में। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एम सैंड, एम मैन्युफैक्चर्ड सैंड, जो कि एमआईडीसी में आपके लोकल एरिया में मैन्युफैक्चर्ड होके आपके साइट पर पहुंच जाती है। ये सैंड कंट्रोल तरीके से मैन्युफैक्चर्ड होने के कारण इसमें सिल्ट का प्रमाण और काली मिट्टी का प्रमाण एकदम 0 हो जाता है, जिससे आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। हमारी एम सैंड का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये रिवर सैंड से ज्यादा होता है, इसलिए हमें एम सैंड ये प्रीफर करना चाहिए। इंडिया में बहुत सी जगह पर रिवर सैंड ये इलीगली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वहाँ पे एम सैंड आपको लीगल तौर पे ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स के हिसाब से एम सैंड को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है रिवर सैंड के मुकाबले। तो आप रिवर सैंड यूज ना करते हुए एम सैंड पर आप शिफ्ट होके एम सैंड यूज कर सकते हो। आप आपके घर के कंस्ट्रक्शंस में, फुटिंग्स में, स्लैब में, बीम्स, कॉलम्स में, ब्रिक वर्क में, सभी चीजों में आप एम सैंड का इस्तेमाल ये 100% कर सकते हो। और प्लास्टरिंग करते समय आपका येलो सैंड और पी सैंड, जिसे हम प्लास्टर सैंड भी कहते हैं, जो सेम एम सैंड के जैसा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, ये दोनों भी आप इस्तेमाल करके आपका प्लास्टर वर्क भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम कोर्स एग्रीगेट भी कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में गिट्टी भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज की जाने वाली गिट्टी के 3 प्रकार है।
जो कि IS कोड 3832/2016 में आपको बताए गए हैं। तो देखिए 10 mm की गिट्टी आपको आपके बीम और कॉलम में यूज करना चाहिए, 20 mm की गिट्टी आपको आपके स्लैब और अदर RCC वर्क में करना चाहिए, और 40 mm की गिट्टी आपको फुटिंग और आपके PCC वर्क के लिए यूज करना चाहिए। आपके घर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये हमेशा कोर सेग्रीगेट पर डिपेंड रहती है, इसलिए सही तरीके का कोर सेग्रीगेट सही कंक्रीटिंग के लिए यूज करें ताकि आपके घर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये आखिरी दम तक बना रहे और आपका घर मजबूती के साथ सालों साल ये खड़ा रहे। फोर्थ नंबर का अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल जो होता है वो होता है ब्रिक्स यानी कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज किए जाने वाले ब्रिक्स या ब्लॉक्स के दरअसल 3 टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा जो टाइप आता है वो होता है बर्न क्ले ब्रिक्स, जिसे हम रेड ब्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स। उसके बाद में थर्ड नंबर का जो टाइप रहता है वो होता है AAC ब्लॉक्स। देखिए दोस्तों, कौन सी भी जगह पे कौन सा ब्रिक यूज करना चाहिए ये दरअसल आपके लोकल मटेरियल अवेलेबिलिटी पे डिपेंड होता है। अगर आपके एरिया में रेड ब्रिक्स ज्यादा तरीके से मैन्युफैक्चर होती है और आपको लोकली अवेलेबल हो जाती है तो आप इजीली प्रोक्योर करके उसे अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो। रेड ब्रिक के कंपैरिजन में फ्लाई ऐश ब्रिक का इस्तेमाल हम कम करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, खास करके हमारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में। लगभग हमारे कॉस्ट के मामले में भी फ्लाई ऐश ब्रिक और रेड ब्रिक में ज्यादा अंतर नहीं होता है, 1 से लेकर 1.5 रुपए तक का खाली आपको फर्क मिलता है कोई भी मार्केट में ऑल ओवर इंडिया। अपीयरेंस के मामले में और एस्थेटिक के मामले में अगर देखा जाए तो रेड ब्रिक बहुत अच्छी दिखती है फ्लाई ऐश ब्रिक के कंपेयर में, इसीलिए रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस में ज्यादातर रेड ब्रिक का यूज किया जाता है। स्ट्रेंथ दोनों का भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, फिर भी रेड ब्रिक का हम ज्यादा यूज करते हैं जो कि 1 से 1.5 रुपया महंगा रहता है फ्लाई ऐश ब्रिक से। अभी हम बात करने वाले हैं AAC ब्लॉक के बारे में, जिसे हम ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स भी कहते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन का स्पीड बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रहा है, वहाँ पे टाइम बचाने के लिए और मटेरियल की सेविंग करने के लिए हम दरअसल AAC ब्लॉक का यूज हमेशा हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर करते हैं। AAC ब्लॉक एकदम लाइट वेट होने के कारण ये वाटर में इजीली फ्लोट हो सकते हैं, इसीलिए इसका जो डेड लोड स्ट्रक्चर पे आता है वो एकदम ना के बराबर आता है, इसीलिए आपका स्ट्रक्चर ये सालों साल टिक सकता है विदाउट हैविंग एनी डेड लोड। ये आपके मार्केट में डिफरेंट साइजेस में लोकली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये 100% यूज कर सकते हो। AAC ब्लॉक यूज करने के बहुत सारे फायदे आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपके स्ट्रक्चर का डेड लोड ये कम हो जाता है और आपके स्ट्रक्चर की सेफ्टी बढ़ जाती है। दूसरा, आपको प्लास्टर की सैंड नहीं लगती, सीधा आप जिप्सम पनिंग या रेगुलर वॉल पुट्टी भी कर सकते हो, और आपका ये जो टाइम लेता है कंस्ट्रक्शन का ये कम हो जाता है, इसीलिए आपका प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो सकता है। अभी हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम TMT बार्स और स्टील और लोहा भी कहते हैं। दरअसल मार्केट में हर तरह का स्टील और TMT बार्स ये अवेलेबल है, बस आपको सही तरीके से उसे चूज करता आना चाहिए, कौन सा आपके घर के लिए बेहतर है और कौन सा नहीं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऑल ओवर इंडिया में पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कौन से टाइप के स्टील और TMT बार्स ये यूज किए जाते हैं और उसके लिए कौन सा एक स्टैंडर्ड बुकलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम सबके लिए एक प्रोवाइड किया है, तो उसका नंबर हो जाता है IS 1786/2008। ये IS कोड में आपको हर तरह का स्टील के बारे में हर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसका पर यूनिट वेट कितना होता है, वो कौन से ग्रेड से बना होता है, कौन सा ग्रेड कहाँ पे यूज करना चाहिए, कौन सा ग्रेड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, कौन सा ग्रेड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए बना है, कौन सा ग्रेड आपका फायर रेजिस्टेंस के लिए बना है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन वो बुकलेट में आपको मिल जाती है। एज पर द इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस में लिखा है, तो स्टील के ग्रेड आपके हो जाते हैं FE 415U, FE 500, FE 500D और FE 550। ये अलग अलग ग्रेड के स्टील होते हैं जो कि आपके पर्पस के हिसाब से और आपके टेरेन के हिसाब से, आपके जियोग्राफी के हिसाब से आपको यूज करना आना चाहिए। जब भी आप मार्केट में स्टील परचेस करने के लिए जाने वाले हो तब आपको ISI मार्क, बैच नंबर, MTS सर्टिफिकेट जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और स्टील का ग्रेड, उसमें डक्टिलिटी का D लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपका घर अर्थक्वेक जोन में आता होगा तो आपको डक्टाइल स्टील यूज करना चाहिए जिसके आखिर में DA लिखा होता है। स्टील एक ऐसा मटेरियल हो जाता है जो आपके घर को टेंसाइल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है, इसीलिए स्टील के साथ आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपके मार्केट में लोकली जो सबसे अच्छा स्टील अवेलेबल है, जिसका आपने MTS सर्टिफिकेट ये चेक कर लिया हो और वो IS कोड के हिसाब से हो, तो वो आपने परचेस करना चाहिए ताकि आपका घर ये सालों साल टिक सके और अच्छे से ये खड़ा रह सके। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि घर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल जरूरी होता है और उसका IS कोड कौन सा होता है। अब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको ये बोले कि ये सीमेंट बेस्ट है, ये सैंड बेस्ट है, ये स्टील बेस्ट है, ये परचेस कीजिए,
तो नहीं, आप कॉन्फिडेंटली उसे बोल सकते हो कि मैंने IS कोड से पढ़ के आया हूँ और मुझे पता है कौन सा मटेरियल मुझे मेरे घर के लिए लेना चाहिए। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आने वाले फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर वीडियो ये लाने वाले हैं। थैंक यू।